नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का बहुत ही विशेष समाचार। सूचना युद्ध का कमजोर मोर्चा। इसे सूचना युद्ध से निपटने की तैयारी में कमी नहीं तो और क्या कहेंगे कि दावत ए इस्लामी शरीका पाकिस्तानी संगठन भारत में ऑनलाइन कोर्स चला रहा है। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर देश के विभिन्न भागों में हुई हिंसा सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा थी। इसे लेकर नित्य नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इनसे यही साफ होता है कि इस बयान को लेकर जो हिंसा हुई वह आधी अधूरी टीवी चर्चा को वायरल किए जाने के बाद पड़ने वाले जुमे के उपरांत नहीं, बल्कि उसके एक हफ्ते बाद वाले जुमे को देश के कई शहरों में एक ही तरह से भड़की। अगर ये हिंसा पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर कही गई बातों को लेकर स्वतः स्फूर्त रूप से मुस्लिम समुदायों में व्याप्त गुस्से के फलस्वरूप भड़की होती तो बयान और हिंसा में इतना अंतराल न होता। इस हिंसा से पहले मुस्लिम देशों, विशेषकर अरब देशों में भारतीय और भारतीय उत्पादों के बहिष्कार के लिए इंटरनेट मीडिया पर एक सुनियोजित अभियान चलाया गया, जिसके तार पाकिस्तान जैसे देशों से साफ तौर पर जुड़ते दिखाई दिए। इंटरनेट मीडिया पर भारत के विरुद्ध ट्रेड चलाने में अरब जगत के कई कट्टरपंथी संगठनों का भी हाथ रहा। अरब देशों में भारत विरोधी ट्रेड मिस्र के कुख्यात संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट द प्रोफेट ऑफ इस्लाम नामक संगठन द्वारा शुरू किया गया और धीरे धीरे इसमें अन्य इस्लामिक देशों के भारत विरोधी तत्व जुड़ते चले गए। इनमें 7,000 पाकिस्तानी, 3,000 सऊदी, 1,400 मिस्री, 1,000 अमेरिकी, कुवैती और 2,500 भारतीय भी शामिल थे। भारत विरोधी यह ट्रेड कुछ ही देर में हिंदुओं के लिए घृणा फैलाने वाला बन गया और इसमें कतर के प्रमुख अखबार अल वतन के संपादक भी शामिल हो गए। उन्होंने हिंदुओं को सबसे घृणास्पद प्राणी करार दिया। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई जैसे जिन संगठनों पर इन हिंसक प्रदर्शनों को भड़काने का आरोप लग रहा है, उन पर वर्षों से उसी मुस्लिम ब्रदरहुड का भारतीय रूप होने के आरोप लगाते रहे और लगते भी रहे हैं, जो खुद मिस्र और सऊदी अरब जैसे देशों में प्रतिबंधित है। खास बात यह है कि ऐसे आरोप मुस्लिम समुदाय के विभिन्न विचारधारा वाले सलाफी और सूफी संगठन दोनों ही लगाते रहे हैं। सूचना अभियान के जरिए मोहम्मद जुबैर जैसे लोगों द्वारा टीवी डिबेट के हिस्से को काट छांट कर विदेशी कट्टरपंथी संगठनों की सहायता से चलाए गए इस दुष्प्रचार की परिणति उदयपुर में कन्हैया लाल और अमरावती में उमेश कोहले की निर्मम हत्याओं के रूप में हुई। अब यह भी स्पष्ट है कि कन्हैया लाल के हत्यारे पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन दावत ए इस्लाम से जुड़े थे। इसे सूचना युद्ध से निपटने की तैयारी में कमी नहीं तो और क्या कहेंगे कि यह संगठन भारत में तमाम तरह के ऑनलाइन कोर्स चला रहा है। ये कोई पहली बार नहीं जब भारत को अस्थिर करने के लिए देश में बैठे तत्वों ने विदेशी ताकतों का सहारा लिया हो या फिर विदेशी धरती से छेड़े गए सूचना युद्ध के आधार पर देश में हिंसा भड़काई गई हो। ऐसा 2012 में मुंबई के आज़ाद मैदान में हुए हिंसक प्रदर्शनों में भी देखा गया था, जिसमें म्यांमार में बौद्धों और रोहिंग्या मुस्लिमों के बीच हुई हिंसा की वायरल तस्वीरों का सहारा लिया गया था। 2012 में ही आईएसआई समर्थित तत्व इसी प्रकार के घृणा असम में भी हुई। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर फैला भी चुके हैं, जिसके चलते उत्तर पूर्व में लाखों कामगारों को बेंगलुरु से भागना पड़ा था। इसी तरह सीएए और कृषि कानून के विरोध में हिंसा भड़काने के लिए विदेशी धरती से सूचना युद्ध छेड़ा गया था। सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान
तो इस कानून का समर्थन करने वाले अरब देशों के भारतीय कामगारों के इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स की जानकारी वहां की कंपनियों को देकर उन पर दबाव बनाया गया कि उन्हें नौकरी से निकाला जाए। कृषि कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों को लेकर ग्रेटा थनबर्ग के ट्विटर अकाउंट से लीक हुई टूलकिट सबने देखी ही भी थी। इन सब का वास्तुपरक विश्लेषण यही बताता है कि नुपुर शर्मा के बयान के बहाने सूचना युद्ध के जरिए जैसी हिंसा छेड़ी गई, वैसी किसी अन्य मुद्दे को लेकर भी छेड़ी जा सकती है। वास्तव में ये भारत के विरुद्ध उसी ढाई मोर्चे वाले युद्ध का अंतरिम मोर्चा है जिसकी बात स्वर्गीय जनरल विपिन रावत किया करते थे। इस मोर्चे का बार बार सक्रिय होना अच्छा संकेत नहीं है। कल्पना कीजिए कि भारत किसी युद्ध या किसी बड़े आंतरिक संकट से दो चार हो और उसी समय ऐसे ही सूचना युद्ध के माध्यम से देश के अंदर हिंसा भड़काती जाए तो स्थिति कितनी जटिल होगी। ऐसे में यह आवश्यक है कि भारत बाहरी देशों से होने वाले सूचना के प्रवाह पर लगाम लगाने के उपाय खोजे। ऐसा सूचना तंत्र विकसित किया जाए जो विश्व भर में भारत विरोधी इंटरनेट मीडिया रुझानों को न केवल सतत निगरानी करे बल्कि ऐसे किसी ट्रेड के देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनने की स्थिति में न सिर्फ उसे तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करे बल्कि उसमें भागीदारी बने भारतीयों पर कानूनी कार्रवाई भी करे। इसके लिए ये भी आवश्यक है कि भारत सरकार तमाम विदेशी इंटरनेट मीडिया कंपनियों को अनुशासन के दायरे में लाए, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 19 वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल भारत के नागरिकों को ही प्रदान करता है। यह भी आवश्यक है कि भारत सूचना युद्ध के क्षेत्र में आक्रामक और जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता विकसित करे। अगर हमारे शत्रु बार बार हमारे समाज में मौजूद विभाजनकारी रेखाओं को चौड़ा करने से गुरेज नहीं करते तो भला हमें ऐसा ही करने से क्यों बचना चाहिए। एक बार को यह सब अनैतिक लग सकता है, परंतु हम उस युग में जी रहे हैं जब फिलिस्तीन, जिसका भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने हितों का दांव पर लगाकर भी साथ दिया, उसी की मस्जिदों से भारत के विरुद्ध विषाक्त भाषण दिया गए और कतर जैसे देश ने हमारे राजदूत को तलब कर माफी मांगने को कहा। यह वही कतर है जिसने हिंदू देवी देवताओं के बेहद अश्लील चित्र बनाने वाले MF हुसैन को नागरिकता दी थी। यह समझना आवश्यक है कि शक्ति ही संतुलन की जनक है। ऐसे में सूचना युद्ध के क्षेत्र में भी शक्ति संतुलन तभी बन सकेगी जब भारत इस क्षेत्र में आक्रामक क्षमताएं विकसित कर लेगा। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य। इस समाचार के लेखक दिव्य कुमार सोती।